हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। कल अपन ने बात की थी गुरु बीजाणु धानी की संरचना और जायांग के बारे में। आज अपन डिटेल में बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मकोद्भिद के जो विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में। तो जैसा कि ये बीजांड जिसके बारे में अपन पीछे पढ़ के आए थे, ये इसका बीजांड वृंत और ये निभाग या चलाजा पार्ट और ये होता है इसका माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब बीजांड, चूँकि यहाँ अपन एनाट्रोपस या प्रतीप बीजांड की अपन बात कर रहे हैं जिसकी स्ट्रक्चर अपन ने कल पढ़ी थी, जब ये विकासशील अवस्था में होता है यानी कि जब अपरिपक्व यानी कि पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, अपरिपक्व स्थिति में, तो यहाँ जो है अंदर पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये न्यूसिलर टिश्यू, जिसे आप लिख सकते हो बीजांड काई ऊतक, ये कहलाता है। जैसे जैसे ये अपरिपक्व से परिपक्व होता है तो यहाँ कुछ अंदर परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही ये अपरिपक्व से परिपक्व होने लग जाता है। तो यहाँ क्या होता है? बीजांड काई ऊतक की कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल यानी कि सबसे बाहरी एपिडर्मल और उसके ठीक नीचे वाली जो सेल है, जो भी जितनी भी सेल हैं इस तरह से, वो कहलाती हैं हाइपोडर्मल सेल। अब होता क्या है कि एक हाइपोडर्मल सेल बाकियों की तुलना में आकार में बड़ी हो जाती है, लाइक दिस, इस तरह से आकार में बड़ी होती है। केंद्रक उसका औरों की तुलना में ज़्यादा सुस्पष्ट आकार में बड़ा होता है। जीव द्रव्य जो है उसका वो सघन होता है। तो ओवरऑल ये जो हाइपोडर्मल सेल है ये अपने आप में अलग दिखाई देने लगती है और इसे कहा जाता है हिंदी में प्रप्रसू कोशिका यानी कि आर्की स्पोरियल सेल। अब ये जो आर्की स्पोरियल सेल है ये या तो डायरेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करने लगती है या फिर इस आर्की स्पोरियल सेल में एक डिवीजन होता है जिसे आप लिख सकते हो परिणतिक विभाजन यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन। अक्ष के समांतर होता है इसमें, जिसकी वजह से दो कोशिकाएं बनती हैं। जैसे मान लीजिए ये आकार में बड़ी कोशिका हो गई हाइपोडर्मल सेल। अब यहाँ क्या होगा? इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन इस प्रकार से, ये और ये दो कोशिकाएं बन गई। तो ये बाह्य कोशिका और ये आंतरिक कोशिका। तो एक तो बनती है आउटर और एक बनती है इनर सेल। जो आउटर सेल है वो कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल। हिंदी में आप लिख सकते हो प्राथमिक परिभित्तीय कोशिका। और जो इनर सेल है वो कहलाती है स्पोरोजीनस सेल। यानी कि एक हाइपोडर्मल कोशिका आकार में वृद्धि करती है जिसके फलस्वरूप वो प्रप्रसू कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। अब एक कंडीशन जो कि टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल्स, ओव्यूल दो प्रकार के होते हैं जिसमें गुरु बीजाणु जनन के आधार पे। तो अगर टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल होता है तो आर्की स्पोरियल सेल डायरेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करने लग जाती है। और एक होता है क्रैसिन्यूसिलेट, ये बड़ी क्लासों की या जो हायर लेवल की जो क्लास हैं बीएससी वगैरह, वहाँ आपके काम आएगा। फ़िलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आर्की स्पोरियल सेल क्या है और इसी से ही आगे जा कर के
अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स, और अगर डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है तो टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल कहलाता है। तो अगर परिणतिक विभाजन होता है तो एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ कोशिका बनती है। बाहर वाली प्राथमिक परिवित्तीय कोशिका कहलाती है, अंदर वाली कहलाती है बीजाणुजन कोशिका। अब ये जो बीजाणुजन कोशिका है यानी कि जो स्पोरोजीनस सेल है, इसमें डायरेक्ट आगे जाकर के मेगा स्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करती है, जो कि जेनेटिकली द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होती है। अब यहाँ इस मेगा स्पोर मदर सेल में, जो कि केवल एक ही बनती है क्योंकि स्पोरोजिनस सेल भी एक ही बनती है, तो मेगा स्पोर मदर सेल भी कितनी बनी? एक। इसमें होता है रिडक्शन डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन, जिसे आप लिख सकते हो मियोसिस। सीधी सीधी भाषा में अगर अपन चाहें तो यहाँ लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ एक मेगा स्पोर मदर सेल से टोटल 4, और वो भी सारे के सारे कैसे? अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, क्या निर्मित होंगे? गुरु बीजाणु निर्मित होंगे। अब यहाँ जो ये गुरु बीजाणु हैं वो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था दर्शाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ आपके लिए मैंने मेगा स्पोर बना दिए हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये अब यहाँ देख सकते हैं आप 4 अगुणित गुरु बीजाणु यहाँ पर बन चुके हैं। अब होता क्या है? सामान्यतः 1, 2 और 3 यानी कि बीजांड द्वारीय छोर से निभागीय छोर की तरफ पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 गुरु बीजाणु डीजनरेट यानी कि अपहाशित हो जाते हैं, या हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के बाद इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ वगैरह है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या यूज़ कर लिया जाता है शेष रहे एक गुरु बीजाणु के द्वारा। तो गुरु बीजाणु केवल और केवल कितना बचता है? एक बचता है। अब ये जो एक गुरु बीजाणु बचता है इसे ही कहा जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु, जो कि कैसा होता है? अगुणित। तो ये है गुरु बीजाणु जनन, जिसे आप दोबारा एक बार ध्यान से सुन लें। बीजांडकाई ऊतक जब अपरिपक्व होता है तो अंदर की तरफ बीजांडकाई ऊतक होता है। बीजांडकाई ऊतक का जो हाइपोडर्मल सेल है वो एनलार्ज होकर के, बड़ी होकर के प्रशु कोशिका यानी कि आर्की स्पोरियल सेल के रूप में कार्य करने लग जाती है। अब यहाँ 2 कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। यदि टेनिन्यूसिलेट प्रकार के बीजांड होते हैं तो वहाँ आर्की स्पोरियल सेल डायरेक्ट ही मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती है, जहाँ उसमें सीधे ही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर दिया जाता है, जो कि अगुणित होते हैं। दूसरी कंडीशन जो कि ज़्यादातर क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स में देखने को मिलती है और अधिकांश आवृतबीजी पादपों में यही प्रक्रिया होती है, जिसमें आर्की स्पोरियल जो सेल है, प्रप्रशु जो कोशिका है, जो बीजांडकाई ऊतक की हाइपोडर्मल सेल से डेवलप हुई है, इसमें परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक बाह्य कोशिका, एक आंतरिक कोशिका बनती है। बाह्य कोशिका को प्राथमिक परिवित्तीय कोशिका कहते हैं, जिसमें आगे फर्दर बहुत सारे एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होकर के ये एम्ब्रियो सैक के चारों ओर लेयर का निर्माण कर देती है। और जो इनर स्पोरोजिनस सेल है, इसमें आगे केवल और केवल एक ही विभाजन होता है, और वो होता है यहाँ अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनकारी विभाजन, जहाँ होता क्या है कि जो एक सेल बचती है अंदर की तरफ, स्पोरोजिनस सेल या गुरु बीजाणुजन कोशिका, ये मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती है। अब आपने ध्यान दिया होगा लघु बीजाणुधानी में एक से अधिक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, इसीलिए वहाँ बहुत सारी संख्या में माइक्रोस्पोर बनते हैं। जबकि यहाँ हमने देखा केवल एक ही बीजाणुजन कोशिका, जो आगे जाकर के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी, केवल वही आगे जाकर के
अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मात्र 4 गुरु बीजाणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है, जो कि जेनेटिकली या आनुवांशिक रूप से कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। दूसरी बात ये कि इन 4 गुरु बीजाणुओं में से भी मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया में अलग अलग पौधों में किसी में 1 भी भाग लेता है, किसी में 2 भाग लेते हैं, किसी में 3 भाग लेते हैं, किसी में 4 भाग लेते हैं। लेकिन अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो यहाँ एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रूप से मादा युग्मकोद्भिद के विकास में भाग लेता है, जहाँ बीजांड द्वारीय छोर से निभागीय छोर की तरफ यदि अपन जाते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 गुरु बीजाणु अपहासित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जिनका जीवद्रव्य एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस शेष रहे गुरु बीजाणु के द्वारा, जिसे कहा जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु। तो ये था आपका गुरु बीजाणु जनन। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया। क्योंकि यहाँ एक ही गुरु बीजाणु भाग लेता है इसलिए उसे कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि एक बीजाणुक परिवर्धन। मादा युग्मकोद्भिद का कौन सा परिवर्धन, एक बीजाणुक परिवर्धन। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया। थैंक यू।